हाँ, तो मैंने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि स्टार्ट कर दी थी। विसर्ग संधि हालांकि कंप्लीट नहीं हुई, कुछ बातें रह गई और बहुत सारे आपके डाउट है ना। देखो आपके डाउट क्यों आए, आपके डाउट इसलिए आए कि आपने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी। ठीक है, आपके बेसिकली डाउट कहाँ पर आ रहे हैं, एक तो रुत्व में, रुत्व हालांकि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, वो तो डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी, और एक सत्व में आ रहे हैं। तो सत्व संधि में डाउट इसलिए आ रहे हैं कि सत्व संधि है ना, छोटी सी पहले मेरी बात को सुनना, जो सत्व संधि है ना इसमें सुत्व और ष्टुत्व, सुत्व और ष्टुत्व दोनों संधियां है ना, ये व्यंजन संधि के दो पार्ट है, पहले समझ लो ना। सुत्व और ष्टुत्व ये दोनों व्यंजन संधि के दो पार्ट हैं और इन दोनों से श चेंज हो जाता है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये से होगा है ना, और सब में ये से होगा, लेकिन इसके बाद में यह श और यह श ये व्यंजन संधि की वजह से होता है। व्यंजन में भी इन दोनों पार्ट की वजह से होते हैं। अब व्यंजन आपके कोर्स में नहीं है इस बार, इसलिए मैंने क्या करा कि उन दोनों की जगह एक छोटा सा कैप्सूल बनाया। हालांकि वो कैप्सूल आप इतना डीपली मत घुसो ना उसके अंदर, क्योंकि उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी और बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलो ये छोटी सी, अब ये पूरा नहीं हुआ डाउट है ना, बताऊंगा आगे। ये तो मैंने आपको कहा है कि जो दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो मैं अभी आज सारे डाउट लिख लिए हैं एक जगह, पूरी एक एक एग्जाम्पल, जिस स्टूडेंट के जो भी दिक्कत आई है, बहुत मेहनत करी है सीरियसली, सबको मैं आज बता दूंगा, ठीक है। उतनी मेहनत आपको करनी है, लेकिन क्योंकि देखो 4 नंबर का सवाल है। दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे ना, कौन सा, एक तो विसर्ग का पहले वाला और विसर्ग का आज वाला, दोनों देख लेना, 4 नंबर आपके पक्के हैं। और फिर मैं आज ही आपको टेस्ट दूंगा, क्योंकि आज अपना 4:30 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। और फिर क्योंकि आज ही एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि मुझे आपका टेस्ट भी बनाना है, फिर आपको मुझे उसकी आंसर की भी तैयार करनी है, तो दोनों वीडियो आपको, एक तो 4:30 तो टेस्ट मिल जाएगा और लगभग 6 बजे के समथिंग या 7 बजे समथिंग में आपको आंसर की भी दे दूंगा, ठीक है। 6 ही दे दूंगा, चलो 6 बजे के समथिंग आपको आंसर की मिल जाएगी, तो थोड़ी मुझे टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो आज अपन यही पढ़ेंगे, फिर कल वापस फिजिक्स का वीडियो आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ए या आ को, ये जो कल रुत्व संधि स्टार्ट की थी, और यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। उस बच्चे ने यह कहा कि सर ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आपने कहा, और उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन, तो र हो जाता है। तो फिर उसने एग्जाम्पल, वो निश्चल वाले एग्जाम्पल लिखा उस बच्चे ने कि फिर एक बात बताओ कि नी प्लस छल क्यों नहीं हुआ, है ना, कि नी प्लस छल, ये भी तो बोले इसी पे रुत्व क्या हो गया फिर ये तो, जबकि ये तो एक्चुअल में अपने सत्व में पढ़ा था। उस बच्चे का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो मैं डाउट कर दूं, यहाँ पर आपको एक चेंजेस करना है कि जहां मैंने व्यंजन लिखा है ना, इस रूल को काट दो, इतना सा ही बस, व्यंजन नहीं लिखना वहां पर, व्यंजन कोई सा भी नहीं होगा। व्यंजन तो होगा लेकिन सारे व्यंजन नहीं। तो यहाँ पर रूल मामूली सा चेंज हो जाएगा कि ए आ को छोड़कर, बिल्कुल सही है आपका, विसर्ग सही है, और उसके बाद में स्वर या इसके बाद में होता है हस। हस का मतलब बताऊं, हस नहीं लिख के आप, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हस वर्ण होते हैं जो मैंने आपको उत्व में लिखवाए थे, वही हस वर्ण होंगे, यानी कि 3, 4, 5 य, र, ल, व और है। बस इतना सा मामला है। जो मैंने व्यंजन लिखा था, देखो वैसे तो ये भी व्यंजन ही होते हैं, लेकिन व्यंजन पूरे नहीं, ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, अब जो उस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि नी प्लस छल, जो कि एक्चुअल में होता है निश्चल, है ना, सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि। तो अब उस स्टूडेंट की ये दिक्कत दूर हो जाएगी कि इसमें ए आ को छोड़कर तो ई है, उसकी बात सही है, लेकिन उस विसर्ग के बाद में मैंने कहा था स्वर या फिर, तो स्वर तो चलो नहीं है, स्वर तो नहीं है, लेकिन व्यंजन है। व्यंजन का कौन सा अक्षर है, सेकंड, छ, दूसरा, जबकि अपन बात करें तीसरे, चौथे, पांचवे की। डाउट क्लियर है? चलो ये डाउट क्लियर भी हो जाएगा और अपनी छोटी सी जो मिस्टेक थी वो भी ठीक हो गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा यर लव है, ये उत्व संधि में भी है। उत्व का जो सेकंड पार्ट पढ़ा था अपन ने, उत्व का सेकंड है, उसमें भी यही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें चेंज क्या है, उसमें अ के बाद में है, ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में, तो इसमें ए या को छोड़कर है। डाउट क्लियर है ना? यहीं पर डाउट क्लियर कर लेना, फिर कमेंट करोगे। बस ये बात मेरे हिसाब से आपको उत्व में और रुत्व में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये तो था, इसके एग्जाम्पल मैंने कल लिख ही दिए थे, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब रुत्व भी कंप्लीट नहीं हुई है। रुत्व का ये फर्स्ट पार्ट था, रुत्व का एक सेकंड और लिखो, और वो है रोरी।
हालांकि रोरी, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, रोरी कुछ नहीं, मैं बनाऊंगा कैप्सूल ही, चिंता मत करो, सब में लगेगा वो कैप्सूल। ये जो रोरी है, ये क्या, संस्कृत में कुछ सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो उसलिए लिखा रहा हूँ, बाकी आपको इस रोरी वोरी याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड रूल मैं बताता हूँ आपको बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो इसमें क्या होंगे, इसमें 2 रे आएंगे आपके पास। दो रोरी का मतलब 2 रे आएंगे, कैसे कि देखो, रे से पहले र आने पर या रहने पर एक ही बात है, र से पहले र आने पर पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्ववर्ती र का लोप हो जाता है। पूरा सुनना है ना, लोप का मतलब गायब हो जाना। 2 रे मिलेंगे, र से पहले र आएगा तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले र का लोप हो जाता है, तथा जहां से रे का लोप हुआ, जहां से या फिर जिस रे का लोप हुआ, ये लिखो ज्यादा बेटर है, तथा जिस रे का लोप हुआ, पूरा सुनना ना, तथा जिस रे का लोप हुआ उससे पहले ए, ई और ऊ का दीर्घ, आ, ई का दीर्घ बड़ा ई, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ हो जाता है। बहुत ज्यादा इजी। एग्जाम्पल लूंगा तो सारे डाउट क्लियर। निर प्लस रोग, पूरा सुनना, निर प्लस रोग, आपको क्या नजर आ रहा है, र, इधर भी र से पहले र आने पर पूर्ववर्ती रे का लोप हो जाता है। यहां र है, ठीक है, उससे पहले भी र है, ठीक है, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले रे का लोप हो जाएगा, लोप का मतलब खत्म हो जाएगा, और उससे पहले जो भी मात्रा है, चाहे वो ए की हो, चाहे ई की और ऊ की हो, फिर क्वेश्चन करोगे मात्राएं सिर्फ 3 ही होगी, ए, ई और ऊ, बस समझ गए ना, ए, ई और ऊ के अलावा कोई मात्रा नहीं होगी। बार बार इस चीज को फिट कर लेना। तो सुनो मेरी बात, हुआ क्या कि यहां पर रे का लोप हो गया, सुनना है ना, रे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, चलो रे गायब, और इधर वाला रोग एज इट इज, पूरा सुनना, इस रे का हो गया लोप, पीछे क्या बचा फिर, नी बचा। उसने कहा कि रे का लोप हो जाता है, और जिस रे का लोप हुआ उससे पहले ए, ई या ऊ का आ, ई या ऊ हो जाता है। यहां पर क्या है, ई, तो मतलब बड़ा ई हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, निरोग। डन है ना। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, बहुत ही शानदार, कैसे कि हिंदी और संस्कृत में अलग अलग लिखा जाता है। पूरी बात सुनना, एग्जांपल है अंतर प्लस राष्ट्रीय। अब पूरी बात सुनना, हिंदी में राष्ट्रीय ऐसा लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में छोटे ई की मात्रा आती है। इस बात को बता दो, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। संस्कृत में राष्ट्रीय छोटे ई की मात्रा आती है, हिंदी में राष्ट्रीय बड़ी ई की मात्रा आती है। इस बात को फिट कर लेना, कहीं साइड में लिख लिया करो मेरी सारी बातें, ठीक है। और आगे विसर्ग है, तो सुनो, यहां पर भी अगर विसर्ग हो तो विसर्ग लगा देना ना, छोटी मोटी इतना समझते हो आप। अब मेरी बात सुना, यहां पर क्या हुआ, इधर भी रहे, इधर भी रहे, तो कौन सा रे गायब होगा, प्लस से पहले वाला, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, ठीक है। तो ये र गायब हो जाएगा, और र से पहले तय में कौन सी मात्रा है, ए है, तो ए की जगह आ हो जाएगा, मतलब अंता, एक का आ हो जाएगा, और बाकी तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक्चुअल शब्द क्या बना, अंतरराष्ट्रीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, समझ गए। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और लूं आपका, हरिर प्लस रम्य, हरिर प्लस रम्य। अब मेरी बात सुना, हरिर प्लस रम्य है, यहां पर भी रहे, यहां पर भी रहे, तो ये रे का गायब हो जाएगा, इस रे का गायब हो जाएगा, और ये रे हो जाएगा बड़ा, हरिरम्य। बात समझ में आ गई क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सारे।
बहुत सारे और भी होते हैं, वो बाकी छोटे मोटे टेस्ट में दे दूंगा। बस आपको इंपॉर्टेंट रूल बात समझ में आ गई। ये थी आपकी ऋत्व संधि के दोनों रूल कंप्लीट। ठीक है, ओके। हाँ, अब एक काम और करना पड़ेगा आपको। अपन ने हर किसी उत्व के भी 2 रूल पढ़े, ऋत्व के भी 2 रूल पढ़े, है ना। ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सत्व के भी 2 रूल है। तो सत्व का एक रूल तो पढ़ लिया पहले, ठीक है, जो शय वाला मैंने वो कैप्सूल दिया था वो। अब उस सत्व में एक रूल और पढ़ना है, ठीक है। तो सत्व संधि जहां पर आपकी लिखी हुई है वहां कहीं अगर आपने थोड़ी बहुत भी जगह छोड़ रखी है ना, तो एक छोटी सी बात और लिख लो, इससे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आपने मेरे से क्वेश्चन करे वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उन्हीं को देख के मैंने ये सारी बातें फिर डीपली और खोजी आपके लिए। तो सत्व संधि जो है ना, उस सत्व संधि का दूसरा रूल लिखना है आपको, ठीक है। पहला तो अपन ने कर लिया था वो शय वाला। इस सेकंड के अंदर बताओ क्या है कि आपको क्या होगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर विसर्ग के बाद में श और स हो, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में तीनों स हो तो ध्यान रखना ये जो विसर्ग है ना वो या तो यथावत का मतलब एज इट इज रखना है आपको। शानदार कैप्सूल है। विसर्ग के बाद में अगर तीनों श दिखे आपको, सत्व की बात कर रहा हूं, यथावत, या फिर बाद वाले वर्ण का, बाद वाले लिखवा दूंगा, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। बाद वाले वर्ण के समान वर्ण, ये चीज मैंने क्या लिख दी अभी समझ में आ जाएगा आपको। सुनना, देखो एक्चुअल में जो ये सत्व संधि है ना, ये सत्व संधि बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करने के लिए आपको व्यंजन संधि पढ़नी पड़ेगी। और ष्टुत्व और शुत्व संधि दोनों में कभी वीडियो डाल दूंगा, तो उसका मोटा मोटी देख लेना आप इस बार, ठीक है। भले ऐसे रफली देख लिया, लिखना ही मत भले, ऐसे ही समझ लोगे ना तो क्या कि ये डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैंने छोटे मोटे कैप्सूल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ताकि आपको, क्योंकि वो संधि आप नहीं पढ़ सकते, व्यंजन बहुत बड़ी है और बहुत नॉलेजेबल है हालांकि, तो आपको अगर टाइम मिल जाए तो देख लेना, वरना अगर नहीं पढ़ना चाहते इसलिए मैं आपको छोटे छोटे कैप्सूल तैयार करता हूँ, ठीक है, ताकि एक अच्छी स्टडी हो जाए और थोड़ी सी बात में 4 नंबर मिल जाए। तो यथावत या बाद वाले वर्ण के समान का मतलब ये है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था आपके वहाँ पर, निसंदेह वाला, है ना, और वो डाउट भी आए हैं किन्हीं स्टूडेंट के। तो निसंदेह ये सेंटेंस अपने एग्जाम्पल अपने लिखा, तो नी के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श और स मिले, तीनों में से मिले, तो या तो यथावत मतलब या तो ये निसंदेह खुद ही सही है, लेकिन ये कम पूछा जाता है। यथावत का मतलब ये खुद फॉर्मूला सही है, यही इसका संधि विच्छेद होगा, निसंदेह वापस निसंदेह होगा। लेकिन अगर मैं प्लस नहीं लिख रहा, मतलब अगर ऐसा एग्जाम आ जाए ना तो भी यही निसंदेह होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ये वापस से बीच में प्लस हट जाएगा और निसंदेह बनेगा इसका संधि शब्द। मेरी बात समझ में आ गई। इसे बोलते हैं यथावत, मतलब एज इट इज। या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बाद वाले वर्ण के समान वर्ण, बाद वाला मतलब प्लस के विसर्ग के बाद में स है ना, तो उसके समान वर्ण। तो ध्यान से समझना, नी विसर्ग हट जाएगा और इस बाद वाले के समान वर्ण का मतलब है ये आधा से आ जाएगा, वापस सही आएगा। तो नी और इसकी जगह आधा से और वापस एज इट इज, निसंदेह। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर आगे विसर्ग है तो विसर्ग तो लगा देना। खैर ये कहना चाह रहा हूं मैं, यानी कि बाद वाले वर्ण का मतलब जो विसर्ग के जस्ट बाद में वो ही वापस रिपीट, लेकिन आधा, सेम टू सेम, बाद वाले वर्ण के समान वर्ण। ऐसे एग्जाम्पल और ले लो, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, वो ही लिखा देता हूँ, हरि प्लस शैते। वेरी गुड, हरि प्लस शैते पूछा था उन्होंने ना। तो हरि प्लस शैते पूछा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में शय है ना, तीनों शय में से कोई सा विषय हो तो देखो क्या बनेगा, या तो एज इट इज यानी कि बीच में प्लस हटा दो, हरि शैते, ये भी सही है। या फिर ऑप्शन में ये ना हो या फिर आपको खुद को करना हो तो इसका क्या बनेगा, हरि तो एज इट इज, लेकिन एक शय और आ जाएगा और हरिष्यते। हरिष्यते अगर यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग लगा देना, ठीक है। समझ में आ गई। ये कहना चाह रहा हूं मैं, हरि प्लस शैते, हरिष्यते एज इट इज, या फिर उसी शय का आधा रिपीट, इसी जो शय यहाँ पर है वही शय वापस आएगा, है ना, इजी। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो, चलो, नी प्लस सारम, ये वाला से ले लेते हैं। तो नी प्लस सारम में कौन सा से है, ये से है, तो देखो क्या बन जाएगा, या तो एज इट इज नी प्लस सारम, या फिर निस्सारम, मतलब कि एक रे और लगा दो, ये वाला से।
सॉरी एक रह नहीं, एक से और लगा दो, जो यहाँ से है वही से आधा से आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इससे सत्व से रिलेटेड आपके कुछ डाउट आए थे। एक डाउट और है, हाँ मुझे याद आया, वो ये है, वैसे तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि बहुत ज़्यादा पीएचडी करनी है इसके अंदर तो आपको व्यंजन संधि पढ़नी पड़ेगी। हालांकि एग्जाम्पल तो यही आएंगे, घूम फिर के ये उठ के आना है, कोई ये लिख के देता हूँ मैं, जितना अपने एग्जाम्पल दिए ना, और जो टेस्ट लूंगा ना उसके बाद एग्जाम्पल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10th का लेवल का मुझे पता है ठीक क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं नहीं जानना ही जानना है, तो फिर आपको व्यंजन संधि पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, वो बात तो है। फिर भी छोटी सी एक हिंट दे दूँ कि और एक दो एग्जाम्पल और आते हैं, है ना, कि अपन ने 3 तो लिख लिए थे सत्व में। वो क्या था कि मैंने आपको सत्व का जो पहला रूल लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि विसर्ग के बाद में चेच है ना, और उसके बाद में मैंने लिखवाया था कि विसर्ग के बाद में टेट है और विसर्ग के बाद में तेथ है। तो किन्हीं स्टूडेंट, हालांकि इनसे बाहर जाएगा नहीं, इनसे बाहर जाएगा नहीं, ये तो गारंटी है, लेकिन किन्हीं स्टूडेंट ने पूछ लिया एक चीज़ कि सर क ख आ जाए प फ आ जाए तो क्या करें, तो भाई वो तो ष्टुत्व संधि और शुत्व संधि पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक हिंट दे दूं कि हाँ वहाँ आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअल में तो ये रूल क्या है, खरवर्ण था भाई, मैंने क्या लिखवाया था कि विसर्ग के बाद में खरवर्ण आ जाए, ये लिखवाया था ना। और खरवर्ण का मतलब होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरे का मतलब क ख छ छ ट है तैथ है पैफ है, ये कहा था। लेकिन बात ये है ना कि वो फिर उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होना तो सब में एक ही स है, ये से होगा, और फिर व्यंजन की वजह से और श और से होगा, इसलिए मैंने कैप्सूल बनाया था। तो मेरी बात अब आप समझना, इसमें ये वाला श होगा, इसमें ये वाला श होगा, इसमें ये वाला श होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसके साथ ही साथ विसर्ग के बाद में क दिख जाए ना, इससे एग्जाम्पल आ सकता है एक और, सिर्फ क का बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। अगर ये हो तो भी विसर्ग के बाद में ये वाला स होगा। तो ध्यान रखना, तैथ है हो चाहे क हो, ये एक साथ पढ़ सकते हो इसको आप। मेरी बात समझ में, वो दोनों तो फिक्स है। इसके साथ में जहाँ तैथ है लिखा था ना, वहीं साइड में क और लिख लेना, आपका काम बन जाएगा। बेफिजूल में घुसोगे तो फिर पूरी संधि पढ़ लो, मेरे को तो क्या है दिक्कत है, पूरी संधि पढ़ोगे फिर टाइम लगेगा। इसलिए आपका काम यहाँ बन रहा है ना, क्या दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँगा ना तब आपके डाउट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल आपने लिख के दिए भी है मुझे, एक तो दिया था कि नमः प्लस कृत्य, वेरी गुड। विसर्ग के बाद में क है तो क्या बन जाएगा, कौन सा से आ जाएगा, आधा से, नमस्कृत्य। डाउट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं और ले सकता हूँ कि नमः प्लस कार, नमस्कार, ठीक है, नमः प्लस कार नमस्कार। ये एग्जाम्पल क्या पूछे जा सकते हैं, इजी एग्जाम्पल है, और ये आपसे पूछ ले तो आप कर देना। नमस्कार हो गया, नमस्कृत्य हो गया। ऐसे ही पूरे प्लस कारम, पूरे प्लस कारम, विसर्ग के बाद में क्या है ना, तो क्या बन जाएगा, पुरस्कारम। अच्छा एक काम करना, ये हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, ये नमस्कारम होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी है ना, हिंदी में नमस्कार होता है, संधि में सॉरी संस्कृत में नमः प्लस ये कारम, ठीक है, तो कारम कर लेना। तो नमस्कारम, पूरे प्लस कारम, पुरस्कारम, कौन सा से आ रहा है देख लो, ये वाला से आ रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई। स के बाद में त था और क हो, बस। अब प फ मत पूछना और ना ही ख पूछना, उस रूल के लिए फिर व्यंजन पढ़नी पड़ेगी, वहां से कोई सेंटेंस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। चलो बस विश्वास तो कर लो थोड़ा सा, तो अरे इन्हीं सेंटेंस आएगा बस। आप तो मस्त हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से बस, ठीक है। और ज़्यादा डीपली पढ़ना है, पीएचडी करनी है, तो व्यंजन संधि कभी ना कभी करा दूंगा, घंटे भर का वीडियो बनेगा पूरी एक ही साथ में, तो फिर वो भी कभी देख लेना, ठीक है, ओके। हाँ, अब विसर्ग संधि की 2 बातें और लिखी है मैंने, या तो आ के बाद में विसर्ग हो, या फिर ए के बाद में विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य स्वर हो, और आ के बाद में विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन हो, तो दोनों ही कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आज तक यहाँ से कोई एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये थोड़ी सी बात है विसर्ग लोप की, जो आपको सीख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ विसर्ग ही खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है खास, वो मैं लिख देता हूँ, आएंगे तो वहीं से आएंगे वरना आएंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ डाउट और लूँगा, 4-5 डाउट और है, वो डाउट ले लेंगे, और ओवरऑल आपकी विसर्ग संधि की शानदार जानदार तैयारी हो जाएगी। और आज जब तक विसर्ग संधि कंप्लीट नहीं हो, आपको अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 4 नंबर डन करके ही
छोड़ना है। और उसके बाद में आपको 4:30 बजे बहुत ही शानदार टेस्ट देना है। 6 बजे या 5, 5:30 या 6 बजे आपको टेस्ट चेक करना है, आंसर की के अकॉर्डिंग पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और जो मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में, आप भी साइड में कहीं बॉक्स बना के उन्हीं मेरी भाषा में या फिर अपनी भाषा में लिख लिया करो, क्योंकि बार बार डाउट क्लियर होंगे नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ पर लिख लेना। चलो अब मैं बात करूँ इसकी कि अगर आपको आ के बाद में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन दिखे, आ के बाद में विसर्ग और फिर स्वर व्यंजन दिखे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दूसरा, अ के बाद में विसर्ग फिर अ को छोड़कर, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि फिर वो रूल लग गया उत वाला, और रूल नहीं लग रहा है यहाँ पर। अ के बाद में ए को छोड़कर है वो अन्य स्वर, यहाँ पर आ का तो पहली चीज़ यही, आ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था अभी तक, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बाला प्लस अत्र, यहाँ पर आ की मात्रा है विसर्ग, तो क्या बन जाएगा बाला अत्र। मतलब थोड़े अटपटे से एग्जाम्पल है, सिर्फ विसर्ग हटेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते जिसमें आपको आ की मात्रा के साथ में विसर्ग देखना है, ठीक है। जैसे कि ता प्लस गच्छति, ये मैंने एक व्यंजन से ले लिया, तो स्वर से ले लिया, व्यंजन से ले लिया, तो ये हो जाएगा ता गच्छति। क्यों? क्योंकि आ की मात्रा के बाद में आ की मात्रा के बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से कितने ले लो बहुत है। फिर अ के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में एक को छोड़ कर अन्य को एग्जाम्पल, जैसे कि अपन का राम है प्लस आगच्छति, आगच्छति, इसका मतलब नहीं आ है, एक को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा राम आगच्छति। मतलब एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ विसर्ग गायब होगी। ऐसा नहीं कि ये राम आगच्छति, नहीं, राम आगच्छति, सिर्फ विसर्ग आपको लोप करना है विसर्ग का, ठीक है, ओके। फिर ऐसे, हालांकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए भी नहीं, ना आई नेक्स्ट चांस है, लेकिन अपने थोड़ा सा कोर्स में दे रखा है मामूली से, तो कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक बात करी कृष्ण प्लस एति, ठीक है, ए को छोड़ के ले लिया, तो कृष्ण प्लस एति, विसर्ग ए के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में ए आ को छोड़ कर स्वर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कृष्ण एति, सॉरी विसर्ग हट जाएगा, कृष्ण एति, ये राम आगच्छति, ठीक है। याद हो जाते हैं तो ठीक है, वरना इन दोनों की तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, ठीक है। इससे पहले वाले सारे डाउट क्लियर करना है। और अब कुछ 4-5 डाउट और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में आपका फिनिश। हाँ, तो बहुत सारे डाउट आपके स्वर संधि के हैं, तो स्वर संधि वाले डाउट इस वीडियो में अपन नहीं लेंगे। स्वर संधि के डाउट, स्वर संधि का डाउट कभी बना दूंगा एक वीडियो। बहुत सारे डाउट है जिसके अंदर आपने वो गुण संधि वाले, अर वाले, वृद्धि संधि वाले, आर वाले, है ना, ए के बाद में री आ जाए तो अर हो जाता है, ए के बाद में री आ जाए तो आर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछे आपने, वेरी गुड। वो सारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अयादी से था, तो एक गुण से था, एक वृद्धि से था, तो जितने भी डाउट है वो स्वर के हैं, ठीक है। वो अपन स्वर संधि बात कर लेंगे, उसका अलग वीडियो बना दूंगा। हालांकि वैसे भी आपको आ नहीं रही, लेकिन मैं बना दूंगा उसका छोटा सा कभी भी। आज का ये डाउट लेंगे अब, जो 2-3 स्टूडेंट का सेम आया था कि पूर्व रूप और उत्तर संधि सेम ही लग रही है मैं तो, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि पूर्व रूप है या फिर उत्तर संधि। और फिर ये भी लिखा कि हालांकि हमारे इस बार विसर्ग संधि आ रही है, तो वैसा तो विसर्ग संधि होगा, है ना, तो हम कैसे पहचानेंगे। लेकिन बात ये कि नॉलेज वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हालांकि आपकी अभी विसर्ग संधि आ रही है, लेकिन विसर्ग संधि में पूर्व रूप, ये अगर एग्जाम में हो सकता है कि अगर दोनों संधियाँ आती तब उत्वे होती या फिर पूर्व रूप होती, है ना, वेरी गुड। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि को प्लस अपि, को अपि, इसका मतलब ये कौन सी संधि हुई। देखो दोनों का नॉलेज करते हैं कि अपने पूर्व रूप, और हालांकि स्वर की है लेकिन इससे लिंक होगी इसलिए करवाना पड़ रही है, पूर्व रूप और एक है उत्व, है ना। इसका रूल क्या था, इसका रूल क्या था, इसका तो रूल था अह के बाद में ए आए तो इसका तो ड हो जाता है और विसर्ग का ओ हो जाता है, ये था, ये उत्व थी, सही बात है, ठीक है। और पूर्व रूप के अंदर क्या था, पूर्व रूप का ये एग्जाम्पल है, ओ, है ना, ओ के बाद में ए आ जाए तो उसका ड हो जाता है, ये बात। अब दोनों की बातें समझो। अब एग्जाम में पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वो आपसे अगर ऐसा मोस्टली ये शब्द देगा, को प्लस अपि, ज्यादातर एग्जाम्पल ये देते हैं, ये देगा और पूछेगा अब बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो ध्यान रखना यहां पर अगर को प्लस अपि दे रहा है तो वो पूर्व रूप संधि है, समझ में आ गई, क्योंकि ओ प्लस ए ड हो जाता है। लेकिन वो इसी एग्जाम्पल को ऐसे दे दे,
क प्लस अपी, क प्लस अपी। तो फिर आपसे पूछे कि अब बताओ कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे उत्व विसर्ग संधि। समझ में आ गई? ये दो डाउट आपके 100% क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात ये तो है जब आपको वो ऑलरेडी विच्छेद करके दे देगा तो तुरंत संधि पहचान लोगे, और इनका जो संधि शब्द बनेगा दोनों का वो बनेगा सेम, कोअपी, इसमें भी और इसमें भी कोअपी। लेकिन ध्यान रखना विच्छेद दोनों के अलग अलग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। दोनों के विच्छेद अलग अलग देगा तब पहचान में आ जाएगी, या फिर सिर्फ कोअपी दे दे, ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है कि ये दे दे तो वेरी गुड, ये आपके माइंड में अभी उठ भी रहा होगा मुझे पता है, कोअपी दे दे तो फिर आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD, है ना। तो चिंता मत करो, चारों ऑप्शन में दोनों संधियों के नाम एक साथ नहीं आएंगे, वरना दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि विच्छेद तो अपन कोई सा भी कर सकते हैं, चाहे तो ये कर दें, ये भी सही है, इस रूल से कर देते ये इस रूल से भी सही है, इस रूल से भी सही है, तो फिर दोनों संधियाँ हो गई। तो ऑप्शन में अगर ऑप्शनल एग्जाम होता है तो आपको दोनों ऑप्शन में दोनों संधियाँ नहीं आएगी, ठीक है। और अगर ऑप्शन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है दोनों संधि हो तो 1 नंबर पे पूर्ण रूप आएगी, क्योंकि और ए मिलकर डे होता है। इसमें भी मैंने कहा था कल उत्वे की जब हिस्ट्री बताई थी कि शब्द बना कैसे, पूर्ण रूप की हेल्प से बना था। तो ध्यान रखना अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप जाना चाहते हो तब, और दोनों संधियां भी हो और ये एग्जाम पर दोनों संधियों के नाम हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? पूर्ण रूप 1 नंबर पे आंसर होगा, मतलब आपका ऑप्शन में आंसर पूर्ण रूप संधि होना चाहिए, पूर्ण रूप स्वर संधि। और उत्व विसर्ग संधि नंबर 2 पे, अगर ये नहीं हो तो फिर ये सही है। और विच्छेद देख के पूछ ले तब तो दोनों अलग अलग हैं ही हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी। क्योंकि देखो मैंने आपको कल बात बताई थी कि कोअपी की जो हिस्ट्री आपको बताई थी ना, तो उस अकॉर्डिंग वापस अगर मैच कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपके इस बार जब संधि एक ही है, कौन सी? विसर्ग, और फिर कोअपी आ गया और कह दिया कि संधि विच्छेद करो तथा संधि का नाम भी बताओ, तो आपको कौन सी करनी है? ये वाला, इस अकॉर्डिंग आपको विच्छेद करना है, इस अकॉर्डिंग नहीं करना, क्योंकि आप फिर पूर्ण रूप में चले जाओगे। क्योंकि इस बार की कंडीशन है ओनली फॉर, फिर आपको कह प्लस अपी ही करना है, क्योंकि अभी अपन आपके कोर्स में ही विसर्ग संधि है। इस बात को माइंड फिट कर लोगे, बस इस बात को ध्यान रखना। टेस्ट टाइम पर आएगा, मॉर्निंग में वीडियो टाइम मैं 4 बजे अपलोड कर देता हूँ। ये चाहता हूँ कि देखता हूँ कितने स्टूडेंट उठते हैं, तो बहुत ही कम स्टूडेंट उठ रहे हो आप, तो भाई खुद ही भुगतोगे, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 4 बजे या 4-5 पे या 10 पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं 3 बजे 3:30 उठता हूँ आपके लिए। आपको मेरे से ज़्यादा डबल मेहनत करनी है, समझ पा रहे हो क्या? मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में कोई कहता है कि मैं उठा नहीं जाता, मन में एक कहते हैं ना जुनून, आग पैदा करो कि मुझे 90% प्लस लाना है, लाना ही लाना है, और टेंशन इसी के बारे में सोचो। देखिए उठा जाता है नहीं उठा जाता, नींद नहीं आएगी मैं कह रहा हूँ, और कुछ दिनों बाद में अलार्म बजेगा नहीं, तुम उठ के वेट करो कब बजे बंद करो, ये कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करो, वरना 90% ऐसा हर कोई बना सकता है क्या? हर कोई थोड़ी बना सकता है। कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। किसी लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, तभी जाके, ये जैसे गहरी नींद को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे परसेंटेज आपके बनेंगे, ठीक है। अच्छी मेहनत करो, 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सिलेबस वैसे भी थोड़ा कम हो गया इस बार, तो आपका बेनिफिट है, ठीक है। टाइम अभी है, अच्छी तैयारी करो, टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। डेली टाइम टेबल आपकी जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लगा लो, बस उस पर देखो उसको बार बार, बस उसको टाइम टू टाइम आपको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। होमवर्क फ्री टाइम में करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके।